गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के बायो का चौथा चैप्टर जिसका नाम है उत्सर्जन और उसका लेक्चर 1 होगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का जो आपका बायो है, क्लास 10th के बायो का ये कैमा है, चौथा चैप्टर है जिसका नाम है एक्सक्रेशन सिस्टम अर्थात उत्सर्जन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक्सक्रेशन क्या है, उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन तंत्र क्या है, ये कैसे काम करता है वगैरह वगैरह हम लोग आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। ओके, तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं किस पे, उत्सर्जन के बारे में बात करते हैं। ओके नेक्स्ट, तो सबसे पहली बात हम लोग ये जानेंगे कि उत्सर्जन है क्या। आज हम लोग को सबसे पहले जानना है उत्सर्जन है क्या। आपने क्या देखा था कि हमारे शरीर में जो भोजन का लेना, उसका पाचन होना, उस पचे हुए भोजन से एनर्जी का निर्माण होना, उस एनर्जी का अलग अलग भागों में जाना, जब वो एनर्जी शरीर के अलग अलग भागों में पहुंच चुका है तो उस भोजन के पचने की वजह से हमारे शरीर में कुछ ऐसा पदार्थ हमारे अंदर जमा हो गया है जो हमारे शरीर के लिए वेस्ट मटेरियल है। उसी प्रकार पौधा में भी जब पौधा में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, भोजन बनता है और वो भोजन शरीर के अलग अलग भागों में पहुंच जाता है, तो उस पहुंचने के बाद उसके अंदर कुछ अपशिष्ट पदार्थ बचता है। तो पौधा और जंतु दोनों में उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। क्या बोले? पौधा और जंतु दोनों में उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पौधा में और जंतु में, अब पौधा में जब उत्सर्जन होता है तो पौधा में बहुत सारे ऐसे उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जो एक जगह पर अगर वो अवशिष्ट पदार्थ होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो दूसरी जगह पर वही पदार्थ उस पौधे के लिए लाभदायक होता है। या जो चीज़ पौधे के लिए उत्सर्जी है वो मनुष्य के लिए लाभदायक होता है। जो चीज़ पौधे के लिए उत्सर्जी है वही मनुष्य के लिए, जैसे कि गोंद, बबूल, नीम, आम, कटहल, इन सभी के पौधे से निकालते हैं। तो गोंद हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग रेजिन निकालते हैं, जैसे हम लोग ये अंडी का तेल निकालते हैं, चंदन का तेल निकालते हैं, नीम का तेल निकालते हैं, लौंग का तेल निकालते हैं, यूकलिप्टस के पौधे से तेल निकालते हैं। ये सभी तेल इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये तेल उस यूकलिप्टस के पौधे के लिए उत्सर्जी पदार्थ है, लेकिन हमारे लिए क्या है, वो एक उपयोगी पदार्थ है। जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि बरगद के पौधे से कैल्शियम ऑक्जेलेट आप निकालते हैं, तो ये क्या है, बरगद के पौधे के लिए ये जो है वो एक उत्सर्जी पदार्थ है, लेकिन मानव के लिए क्या है, वो एक उपयोगी पदार्थ है। जैसे आप कैफीन, आप निकोटीन, आप मॉर्फिन, ये सभी कुछ एक प्रकार के नशीला पदार्थ है जिसे मानव अपना उपयोगी समझ करके उसका उपयोग करता है। तो इसी प्रकार क्या है कि पौधा में भी उत्सर्जी पदार्थ हैं, लेकिन वो उत्सर्जी पदार्थ पौधे के लिए या फिर मनुष्य के लिए वो उपयोगी होने की वजह से हम लोग उसे किसी न किसी प्रकार से प्राप्त कर लेते हैं। और पौधे में उत्सर्जी अंग उसके तने के द्वारा, उसके पत्ती से उत्सर्जी पदार्थ को प्राप्त करते हैं। ओके, और इस प्रकार पौधा में उत्सर्जन कोई खास नहीं होता है। पौधा में जो ही उत्सर्जन होता है वो हमारे लिए उपयोगी ही होता है। इसीलिए पौधे में अब बहुत कम अंग है, जैसे अभी बोले तना है, पत्ती है, उसी के द्वारा क्या होगा, उससे उत्सर्जन होगा और वो उत्सर्जन, वो जो उत्सर्जी पदार्थ है वो हमारे लिए लाभदायक है और उसे हम लोग बड़ी प्यार से उसे हम लोग प्राप्त करते हैं, उसे जमा करते हैं, उसको उपयोग करते हैं। ओके, अब क्या हो गया, मानव। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव में उत्सर्जन। तो मानव में उत्सर्जन के लिए अच्छे से आप समझेंगे, मानव में उत्सर्जन के लिए बहुत सारे अंग हैं। जैसे सबसे पहला तो है आपके पास त्वचा, आपके पास है नाक, आपके पास है कान, आपके पास है मुंह, आपके पास है गुदा, आपके पास है लीवर जिसको हम लोग जिगर कहते हैं, आपके पास है किडनी। ठीक है, तो ये सभी जो अंग हैं मानव में, सभी के सभी उत्सर्जी अंग हैं। लेकिन नाक, कान, मुंह, गुदा, इसको तो हम लोग पढ़ चुके थे पोषण में, यही एनस है और यहाँ से जो अवशिष्ट पदार्थ है, मल है, वो बाहर निकल जाता है। जिगर, ये भी हम लोग वहाँ पढ़ लिए थे लीवर के बारे में। आज जो नाक और कान, मुंह, ये सभी भी क्या है, उत्सर्जी अंग है जिसके द्वारा उत्सर्जन होता है। जैसे आपके अंदर कभी कोई ऐसा हो गया तो वोमिटिंग के द्वारा वो शरीर के बाहर निकल जाता है। नाक से भी अगर कोई ऐसा पदार्थ नाक में है या अंदर में है, पित्त है, तो वो हम लोग नाक से भी बाहर करते हैं।
एक है त्वचा और दूसरा है किडनी, जो हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। त्वचा और किडनी, ये त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी ऊतक है। त्वचा जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी ऊतक है, उत्सर्जी ऊतक है। तो ये जो आपके पास त्वचा है, ये क्या बोले, ये सबसे बड़ा उत्सर्जन अंग है, मतलब उत्सर्जी ऊतक है। ओके, ये जो त्वचा है इसको हम लोग कहते हैं, ये जो त्वचा है इसको 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 हम लोग कहते हैं स्वेदी ऊतक, स्वेदी ऊतक। और इसमें जो ग्रंथि होता है उसको बोलते हैं स्वेद ग्रंथि। क्या बोलते हैं, स्वेद ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं स्वेद ग्रंथि। और इसमें जो ऊतक होता है उसको स्वेदी या संवेदी ऊतक कहते हैं, संवेदी ऊतक कहते हैं। और उसमें जो ग्रंथि होता है उसे क्या बोलते हैं, स्वेद ग्रंथि। और ये सबसे बड़ा, त्वचा जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऊतक है, जिसके द्वारा हमारे अंदर जो पसीना के साथ जो लवण होता है, जल होता है, अवशिष्ट पदार्थ होता है, वो उन सभी चीज़ों को पसीना के ये शरीर के का जो त्वचा है उसमें जो बाल है, बाल के समान जो उसमें छिद्र है, उस छिद्र के द्वारा बाहर निकल करके हमारे शरीर को शुद्ध करता है। तो ये क्या हो गया, त्वचा भी क्या है, एक प्रकार का हमारे शरीर का उत्सर्जी अंग है, तो सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है। और इससे इसमें जो ग्रंथि पाई जाती है उसका नाम क्या है, स्वेद ग्रंथि। और इस ऊतक का क्या नाम है, इसका नाम है संवेदी ऊतक। संवेदी ऊतक इसीलिए क्योंकि हम लोग त्वचा से संवेदना व्यक्त करते हैं, अगर आप छुओगे तो इससे एक एहसास होता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संवेदी ऊतक। अब दूसरा क्या पढ़ना है, किडनी। किडनी जो है सर, ये किडनी रक्त की सफाई करता है। किडनी क्या करेगा, रक्त की सफाई करता है। और रक्त की सफाई मतलब कि जब रक्त पूरे शरीर से घूम करके आता है तो उसमें बहुत सारे हानिकारक पदार्थ मिल जाता है। हानिकारक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन, जैसे अमोनिया, जैसे यूरिया, जैसे एमिनो अम्ल, जैसे फास्फोरस, जैसे सल्फर, जैसे सोडियम, जैसे पोटासियम। तो ये क्या होता है, ढेर सारे पदार्थ उस ब्लड में मिल जाता है। इन सभी में यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, एमिनो एसिड, ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसका ब्लड से जल्दी निकालना, तुरंत निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर तुरंत न निकाला जाए तो पूरे शरीर के ब्लड को ये विषाक्त बना देता है, पूरे शरीर के ब्लड को विषाक्त बना देता है। जैसे ही शरीर में यूरिया की मात्रा, अमोनिया की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है तो हमारा जो खून है वो विषाक्त होने लगता है और उसमें ऑक्सीजन घुलना कम हो जाता है। जैसे ऑक्सीजन घुलना कम हो जाएगा, बॉडी का ऑक्सीजन मिलना कम हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन मिलना कम हो गया, बॉडी शिथिल होने लगता है। हमने कहा था जब आप थकते हैं तो आपको जम्हाई आता है। जम्हाई आप क्यों लेते हैं, क्योंकि आपके अंदर में जम्हाई लेने का एक ही मकसद है, आपके बॉडी को भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आपको जम्हाई आ रही है। उसी प्रकार आपने क्या देखा, किडनी क्या करेगा, ब्लड को साफ कर। ब्लड में क्या साफ करेगा, तो ब्लड में ये साफ क्या करेगा, यूरिया को, एमिनो एसिड को, यूरिक एसिड को, नाइट्रोजन को, अमोनिया, इन सभी चीज़ को ये साफ करेगा। और साफ करके उसे यूरिन के द्वारा, मूत्र के द्वारा हमारे शरीर से बाहर कर देगा। इसी चीज़ को आज आपको पढ़ना है, किसको, किडनी के बारे में। तो हम लोग मानव में उत्सर्जन के लिए कौन सा अंग इंपॉर्टेंट है, तो किडनी। अभी जितना पढ़ाए त्वचा के बारे में, नाक मुंह गुदा के बारे में, पौधा के बारे में, हम उम्मीद करते हैं कि आप उन सभी को लाइन बाय लाइन आप स्टार बना के नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग सचित्र वर्णन करेंगे किसका, किडनी का। आपके सामने आने वाला है किडनी, और किडनी को हिंदी में कहते हैं वृक्क। क्या बोलते हैं किडनी को, किडनी क्या बोलते हैं, वृक्क। क्या बोलते हैं इसको, किडनी को बोलते हैं वृक्क। तो ये क्या है, किडनी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वृक्क कहते हैं। वृक्क का सचित्र वर्णन अभी हम लोग करेंगे, जरा इसे आप अच्छे से देखेंगे, एकदम अच्छे से। तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वृक्क। हमने क्या कहा, वृक्क को ही आप क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं किडनी का सचित्र वर्णन। अभी हम लोग किडनी का सचित्र वर्णन पढ़ने वाले हैं। ओके, और ये जो लेक्चर है ये है आपका एक्सक्रेशन सिस्टम, मतलब कि उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उत्सर्जन तंत्र का मतलब कि जितने सारे अंग मिल करके किसी भी अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर करने की जो क्षमता रखती है, उसी तंत्र को क्या बोलेंगे, उत्सर्जन तंत्र। और हमारे शरीर में उपापचय प्रक्रिया, जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होता है, उस एक्टिविटी होने के बाद जो शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ बच जाता है जो शरीर को किसी न किसी रूप में हानि पहुंचा सकता है, चाहे वो ठोस के रूप में हो, वो द्रव के रूप में हो, वो गैस के रूप में हो। जैसे ठोस के रूप में मल है, द्रव के रूप में यूरिन है, गैस के रूप में जो हम लोग शरीर से गैस निष्कासित करते हैं, वो सभी के सभी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है।
उन सभी पदार्थ को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं और उसको शरीर से बाहर निकालने वाला जो तंत्र है उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं और इस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। तो हम लोग शरीर में जो खून की सफाई होती है उससे जो उत्सर्जी पदार्थ बनता है उसको बाहर निकालने के लिए कौन सा अंग है हमारे पास? वृक्क मतलब किडनी, उसका सचित्र वर्णन करना है। देखेंगे सबसे पहली बात किडनी का आकार कैसा होता है, जरा इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग 2 पेन का यूज करेंगे अगर जरूरत पड़ेगा तो। सबसे पहली बात, किडनी 2 सेम के बीज के आकार के, सेम का बीज, सेम एक सब्जी है जिसका बीज है ये, मतलब ये राजमा जैसा होता है, ये इस प्रकार का होता है और यहाँ से ये आपका महाधमनी है और या ये आपका महाशिरा है और ये आपका महाधमनी है। समझिएगा ये क्या है, ये जो हमने बनाया ये आपका महाशिरा है और हमने क्या कहा था, शिरा से क्या आता है, तो यहाँ से अशुद्ध रक्त आता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त आने के बाद ये अशुद्ध रक्त दोनों किडनी में चला जाता है। देखेंगे आप अच्छे से, क्या बोले, ये जो अशुद्ध रक्त था वो क्या होगा, वो दोनों किडनी में चला जाएगा। देखेंगे, इसको पहले हम मिटा देते हैं। समझिए ये क्या है, महाशिरा है। यहाँ से इस महाशिरा से जब क्या आएगा, तो इससे आपको हमने कहा था इससे अशुद्ध रक्त आता है। अशुद्ध रक्त का मतलब ये ना समझे यहाँ CO2 मिला हुआ, नहीं, इसमें CO2 से बहुत ज़्यादा खतरनाक पदार्थ मिले हैं जिसको अलग करना फेफड़े की बस की नहीं है। जैसे यूरिया, पोटासियम, सल्फेट, कार्बोनेट, उसके बाद आपके पास एमिनो एसिड, फास्फोरस, मतलब जितने भी हानिकारक हो सकते हैं, अमोनिया होगा, यूरिक अम्ल होगा, वो सभी के सभी आ रहा है। ये जो अशुद्ध रक्त है वो आने के बाद गौर करिएगा ये दोनों किडनी में चला जाता है। अशुद्ध रक्त कहाँ चला गया, दोनों किडनी में। अब दोनों किडनी में जब ये पहुंच गया अशुद्ध रक्त, यहाँ भी पहुंच गया, यहाँ भी पहुंच गया, तो किडनी के अंदर में ये आपका क्या है, वृक्क है। तो वृक्क के अंदर में ये इस प्रकार का वृक्क शंकु होता है। ये क्या है, ये वृक्कीय शंकु है। इस वृक्कीय शंकु में बहुत महीन महीन धागे जैसा एक यंत्र है, उसका नाम है नेफ्रॉन। ये क्या है, ये है वृक्क शंकु। क्या है, वृक्क शंकु। वृक्क शंकु की संख्या 15 से 16 होता है। 15 से 16 वृक्क शंकु की संख्या, एक वृक्क में कितना होगा, 15 से 16 होता है, 15 से 16 होता है। और इसके अंदर में जो ये महीन है, ये वाला आकृति, इसका नाम है नेफ्रॉन। ये क्या है, ये है नेफ्रॉन। इसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। ये जो नेफ्रॉन है ये बहुत इंपॉर्टेंट अंग है वृक्क का, किडनी का। ये नेफ्रॉन, जैसे हम लोग जानते हैं कि जीव का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो कोशिका है, उसी प्रकार वृक्क का, किडनी का जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है उसी को नेफ्रॉन कहते हैं। ये क्या है, तो ये वृक्क का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये क्या है, ये वृक्क का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और इसकी संख्या 10 लाख से 12 लाख तक होता है। इसकी संख्या कितनी होती है, 10 लाख से 12 लाख तक होता है। क्या बोले, इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या 10 लाख से 12 लाख के बीच में होता है। ओके, तो नेफ्रॉन क्या है, वृक्क शंकु क्या है, वृक्क शंकु जो है ये रक्त को रिसीव करता है, प्राप्त करता है, रक्त को प्राप्त करता है। ये रक्त प्राप्त करके किसको दे दिया, नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन क्या करेगा, इस अशुद्ध रक्त को अपने में से गुजारा और गुजारते जितना भी उसके अंदर में अवशिष्ट पदार्थ है उसको ग्रहण कर लेगा। ग्रहण करने के बाद अब वो रक्त शुद्ध हो गया। ग्रहण करने के बाद क्या हो गया, रक्त शुद्ध हो गया। रक्त जब शुद्ध हो जाता है उसके बाद वह जो शुद्ध रक्त है आपके पास, वो शुद्ध रक्त दूसरी नली से फिर हमारे शरीर में चला जाता है, जिसका नाम है, दूसरी नली से हमारे शरीर में चला जाता है, ये दूसरे नली से हमारे शरीर में चला जाता है। अब जैसे ही यहाँ से ये क्या हुआ, ये जो शुद्ध रक्त बना वो क्या होगा, अब यहाँ से दूसरे ट्यूब में चला जाएगा और यहाँ से ये होते हुए यहाँ से होते हुए ये बाहर चला जाएगा। ओके, और इसे हम लोग कहते हैं महाशिरा, नहीं महाधमनी।
इसे आपने क्या बोला, महाधमनी। और इससे कौन सा रक्त जाएगा, तो इससे शुद्ध रक्त जाता है। मतलब इस रक्त में न तो नाइट्रोजन है, न तो अमोनिया है, न तो आपका एमिनो एसिड है, न तो यूरिक एसिड है, न फास्फोरस है, न सल्फर है, न सोडियम है, कुछ नहीं है, वो एकदम शुद्ध है। लेकिन ये जो इधर से आ रहा था, इसमें आपका क्या बोले, इसमें आपका अमोनिया, आपका एमिनो एसिड, आपका यूरिक एसिड, आपका नाइट्रोजन, आपका क्या था, फास्फोरस, सोडियम, सल्फर, ये सभी अवशिष्ट पदार्थ इसमें अशुद्ध रक्त में होता है। लेकिन ये जब बाहर निकलता है, ये शुद्ध रक्त, ये इन सभी यहाँ जो लिखे हैं हम, इन सभी पदार्थ से ये रक्त मुक्त होता है। अब ये क्या है, अब देखेंगे, अगर हम लोग खड़े हो जाएंगे तो ये पोजीशन है हमारे किडनी का, ये पोजीशन है हमारे किडनी का। तो इस तरफ जो किडनी होगा, ये वाला, ये क्या होगा, दाहिना किडनी, और ये क्या है, ये बायां किडनी। तो इसको क्या बोलेंगे आप, ये है आपका दायां वृक्क, ये है दायां वृक्क। और ये क्या है, ये है आपका बायां वृक्क। ये क्या हो गया, ये हो गया बायां वृक्क और ये हो गया दायां वृक्क। सर 2 वृक्क है, आपने क्या बोला, सर रक्त आया, ये अशुद्ध रक्त दोनों में जाएगा। मान लीजिए कभी एक किडनी खराब हो गया, दूसरा काम करेगा, दूसरा खराब हो गया, पहला काम करेगा। लेकिन दोनों खराब हो गया, फिर आपका कोई उपाय नहीं है, या तो आप किडनी, या तो आप मर जाओ, भगवान न करे ऐसा हो, या आप किडनी ट्रांसप्लांट करवाओ, या आप किसी बायोमेडिकल विधि से आप अपने खून को शुद्ध करो, मतलब किसी मशीन से खून शुद्ध करो। और मशीन से खून शुद्ध करने की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मशीन से मतलब किडनी खराब हो गया, किडनी वर्क नहीं कर रहा है, आपको जिंदा रहना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, खून को शुद्ध करना पड़ेगा। खून को शुद्ध करना है तो वो अगर मशीन के द्वारा की जाएगी तो उसको बोलते हैं डायलिसिस। डायलिसिस के द्वारा आप अपने खून को शुद्ध करवाइए और शरीर को स्वस्थ रखिए, जितना दिन आपको जीना है। आपने डायलिसिस करवाना बंद कर दिया, अगर किडनी ठीक नहीं हुआ है तो फिर आप पक्का मर जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को अपने दोनों किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि रक्तचाप बढ़ा हुआ है, आपने कोई दवाई खाया, यदि बीपी बढ़ा हुआ है, आप देखेंगे अगर किसी का ऑपरेशन हो या कोई इलाज होता है, सबसे पहले उसका बीपी टेस्ट होता है। क्यों, अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो यहाँ पे रक्त का प्रेशर बहुत बढ़ा रहेगा। बीपी कम है तो रक्त का प्रवाह इसमें कम होगा, ठीक है, जिस कारण से हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो कम बेसी हो सकता है। सेम टू सेम, अब जैसा प्रोसेस इधर हुआ वैसा ही प्रोसेस इधर होगा। तो इसमें भी क्या हुआ, ये क्या है, ये आपका ये शंकु है, इसमें ये सभी क्या है, ये सभी आपका नेफ्रॉन है। हम आपने क्या कहा था फिर से, ये क्या है आपका, तो ये वृक्क शंकु है, लेकिन ये दायां वृक्क शंकु है। और ये क्या है, ये आपका नेफ्रॉन है, ये आपका क्या है, नेफ्रॉन है। ओके, फिर से ये गया। अब ये जो रक्त है, इस रक्त को फिर से इसी नेफ्रॉन से, शंकु से गुजारते हुए, शुद्ध करते हुए कहाँ से गुजार देगा, धमनी से। फिर ये रक्त धमनी से होते हुए ब्लड को मिल गया, रक्त शुद्ध हो गया। जब ये रक्त शुद्ध हो गया होगा तो अब इस दोनों किडनी में कुछ ना कुछ अवशिष्ट पदार्थ तो बचा होगा। अगर आपने रक्त शुद्ध कर लिया तो अवशिष्ट पदार्थ जो बचा वो गया कहाँ, वो तो किडनी में है। उसको क्या करना है, शरीर से बाहर करना है। शरीर से बाहर करने के लिए यहाँ से 2 ट्यूब लगा होता है। यहाँ से क्या बोल रहे हैं, यहाँ से 2 ट्यूब लगा होता है। फिर से क्या बोले, यहाँ से क्या होता है, 2 ट्यूब लगा होता है। क्या कहना मेरा, यहाँ से क्या है, 2 ट्यूब लगा होता है, ठीक है। और ये जो ट्यूब लगा है, इस ट्यूब का नाम है मूत्र नलिका। मतलब ये दोनों ट्यूब, एक दाहिने वृक्क से एक बाएं वृक्क से निकला, मतलब इसमें जो अवशिष्ट पदार्थ है वो यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकलेगा। अब जैसे यहाँ खून साफ हुआ, यूरिन 2 बूंद निकला, वो यहाँ इस नली से नीचे गिर जाएगा। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक यूरिन को जमा करने के लिए एक थैली लगा हुआ है। यूरिन को जमा करने के लिए एक थैली है, इसका नाम है मूत्राशय। क्या नाम है इसका क्या नाम है, मूत्राशय। मतलब क्या, अब जैसे कि 2-2 बूंद अगर यूरिन निकलेगा तो आप बार बार तो जाएंगे नहीं वॉशरूम,
आप क्या करेंगे, तो भगवान ने क्या किया, एक मूत्राशय दिया कि सारा यूरिन एक साथ इसमें जमा कर लीजिए। जब ये मूत्राशय भर जाएगा, आप देखेंगे आप 2 बार 3 बार दिन भर में टॉयलेट जाते, तो ये जब भर जाएगा तब आप, ये है आपका मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग, इस मूत्र मार्ग से आपका जो यूरिन है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा और उस मूत्र में क्या होगा, उस मूत्र में यही सब अवशिष्ट पदार्थ होगा, अमोनिया, एमिनो एसिड, यूरिक एसिड, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, सोडियम, सल्फर, ये सभी के सभी अवशिष्ट पदार्थ इस प्रकार क्या होगा, शरीर से बाहर निकल जाएगा। और अतः इस विशेष प्रोसेस के द्वारा मानव में उत्सर्जन की प्रक्रिया, किडनी के द्वारा जो उत्सर्जन की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। जो प्रक्रिया है वो क्या हो रहा है, संपन्न हो रहा है, कंप्लीट। तो अगर बाय द वे किडनी खराब हुआ, एक दूसरा काम करेगा, दूसरा खराब होगा पहला काम करेगा। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप सभी को ये उत्सर्जन का लेक्चर 1 और इसी लेक्चर 1 में हमने टोटल उत्सर्जन की प्रक्रिया को आपको समझाने का प्रयास किया है। हम आपसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। इसका एक सुंदर सा आप नोट्स तैयार करेंगे और बहुत जल्द आपका नया चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय बहुत जल्द स्टार्ट होगा। थैंक यू सो मच। आप जहां भी हैं स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को नया मुकाम दीजिए और आनंद सर की यूट्यूब चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच।